वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है, लॉ क्या है और प्रिंसिपल क्या है। तो जिस तरह हमें मालूम है, व्हेन अ हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन इट. When a hypothesis is proved by many experiments, scientists develop more hypotheses from it and test them experimentally. If the new hypotheses are again proved, the original hypothesis become a theory. A scientist theory explain a phenomena. Scientists try their best to disprove the theory by disproving the hypothesis. If a hypothesis is proved again and again by experiment, it becomes law or principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. The example of biological law are Hardy-Weinberg theorem and Mendel law of inheritance. देखिए बेटा, इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन हुआ है कि थ्योरी क्या चीज़ है, लॉ कानून क्या चीज़ है और प्रिंसिपल उसूल क्या चीज़ है। तो अगर हमारे पास एक हाइपोथेसिस है और उसी हाइपोथेसिस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो जाता है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उनका हाइपोथेसिस ठीक साबित हुआ। अब उस ठीक साबित शुद्धा पर बार बार एक्सपेरिमेंट करना, वो बार बार ठीक आना, फिर उसी हाइपोथेसिस से अदर हाइपोथेसिस बनाना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो जब वो भी ठीक साबित हो जाते हैं तो वही हाइपोथेसिस बन जाता है थ्योरी, कोई एक नज़रिया बन जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक थ्योरी है, उसी थ्योरी पर हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वही एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो रही हैं, तो फिर ये हमारे पास बन जाता है लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, तो लॉ या प्रिंसिपल जो होता है, ये एक कांस्टेंट फैक्ट कुदरत की होती है, नेचर का एक कांस्टेंट फैक्ट है, एग्जैक्टली ये ठीक होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है हार्डी-विनबर्ग थ्योरम, ये जेनेटिक्स में एक थ्योरम है, जेनेटिक्स में एक कानून है। दूसरा हमारे पास है लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी जेनेटिक्स का एक लॉ है जो क्लास 10 में फिर डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे। मेंडल्स ने ये लॉ परफॉर्म की थी। तो इस तरह हमारे पास थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल में यहाँ पर जो फ़र्क हैं वो वाज़ेह हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। देखिए बेटा, अगर हम रिसर्च के दौरान डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसमें नेम्स होंगे, उसमें नंबर्स होंगे, उसमें वैल्यूज़ होंगे, तो उस पर हम मुख्तलिफ़ तरीके अप्लाई करके डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले in order to use data in scientific method, scientists have to recognize and analyze it. Scientists organize the collected data in the form of graphs. Organization में या data organization में हम graphs बनाते हैं, हम tables बनाते हैं, हम charts बनाते हैं, maps बनाते हैं या diagram बनाते हैं। ये तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के दौरान अगर हम देखते हैं तो वो एक ग्राफ देते हैं, जहाँ पर स्कोर कम है वहाँ पर वो कर्व ज़्यादा नीचे होता है, जहाँ पर ऊपर है वहाँ पर स्कोर ज़्यादा है, वहाँ पर ऊपर होता है। तो वो हमारे पास होता है एक चार्ट। इस तरह मैप, नक्शा, अगर आप जो है एक इलाके का सर्वे करते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप रिटर्न में तमाम नाम अगर लिखेंगे तो इसमें नाम से आपके साथ, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, पर अगर आप उसका एक मैप बनाते हैं तो ये आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कहलाते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो आपके पास कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज करना है स्टैटिस्टिकल तरीक़ों से। स्टैटिस्टिक हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कलेक्शन का प्रोसेस, एनालाइजेशन का प्रोसेस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, सैम्पल से जो है फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम करना, रिजल्ट। तो स्टैटिस्टिक हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिस तरह मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फार्मूले अप्लाई करते हैं हम उस एनालाइज डेटा पर। ठीक है,
A ratio is a relationship मेथड लाइक रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये दो किस्म के तरीके हैं स्टैटिस्टिकल, ये हम डेटा पर अप्लाई करते हैं एनालाइजेशन के। तो रेशो इज द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड के हमारे पास टू क्वांटिटी है, उनके दरमियान रेशो को मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेवर नंबर टू अ फेवर नंबर, एन अमाउंट ऑफ मनी टू एन अमाउंट ऑफ मनी, अ नंबर ऑफ पीपल टू अ नंबर ऑफ पीपल, प्रोपोर्शन मीन टू जॉइंट टू इक्वल रेशो, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब है ये दो जो रेशोस है हमारे पास बराबर रेशो हैं, इनका कम्बिनेशन या उनका जॉइन होना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे पास दिया है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ए बी जो है हमारे पास इक्वल होंगे सी और डी के, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक मेथड अप्लाई किया है, यहाँ पर ए और डी जो हैं ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, और बी एंड सी जो हैं ये कहलाते हैं मीन्स। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो ये ए और ये डी ये एक्सट्रीम है, और ये बी और ये सी हमारे पास मीन्स है, ठीक है। तो इस रेशो वाले रूल्स में हमारे पास 4 नंबर्स है, 4 हैं, इसमें 2 एक्सट्रीम्स होते हैं और 2 इसमें मीन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो मीन्स का प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो है नोन है, प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 वैल्यू नोन्स हैं, तो 4th वन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रूल्स को अप्लाई करके, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो जानना चाहता है कि कितने स्पैरो जो है वो इन्फेक्टेड होंगे मलेरिया से अगर वो इनको एक मॉस्किटो एलो करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 50 परिंदे हैं, यहाँ पर स्पैरो हैं, ठीक है, और वो एक मॉस्किटो को अलाउड करता है वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये वो जानना चाहेंगे कि अगर हमारे पास 10 में से 6 स्पैरो इफेक्ट हो सकते हैं तो 50 में से कितने स्पैरो इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट अब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने फार्मूला लिखा है, फिर उन्होंने वैल्यू को फुट किया है, ठीक है। 10 में से अगर 6 हमारे पास इम्पैक्ट हो सकते हैं तो 50 में से कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उन्होंने सेकंड लाइन में वुड डिवीजन का साइन लगाया है, फिर 4th लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 क्रॉस एक्स और 10 क्रॉस ए, ये हमारे पास वो एक्स वैल्यू है जो अब हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो आप 50 को ज़रब देंगे सेक्स से, ये हमारे पास आता है 300। तो ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो हम 10 से मल्टीप्लाई करें जिससे भी हमारे पास वैल्यू आएगी 300, ठीक है। तो अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये भी 300 आती है। इस तरह अगर आप 50 को मल्टीप्लाई करते हैं सेक्स से तो ये भी 300 आती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 50 स्पैरो हैं तो 50 स्पैरो में हम 30 जो है वो उनको मलेरिया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एज ए द इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। देखिए मैथमेटिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है बायोलॉजिकल साइंसेस में, जेनेटिक्स में, वाइल्ड लाइफ में, इस तरह मुख्तलिफ ड्रग स्टडी में, DNA सीक्वेंसिंग में, ठीक है, जितने रिसर्च प्रोजेक्ट हैं। तो मैथमेटिक्स का उन तमाम प्रोसेस में, साइंटिफिक तरीक़ों में एक बैकबोन का किरदार है, ठीक है। इसी वजह से हम जो है छोटे सैम्पल्स लेते हैं, फिर उनको कैलकुलेट करके जो है वो आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम DNA जो है इनकी सैम्पलिंग में या इनकी सीक्वेंसिंग में ज़रूरी है कि आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज हो, अगर आप उनकी डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स की रोल की बात की गई है। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आपने इससे सीखे होंगे। इन सर्कल द बेस्ट सुटेबल आंसर, ये हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद और स्टेप्स आते हैं। दूसरे में हमारे पास है व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो दैट प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स। आप किस तरह करेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि प्लाज्मोडियम ही
रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एग्जामाइन द ब्लड ऑफ अ सिंगल हेल्थी पर्सन, ये नहीं है। एग्जामाइन द ब्लड ऑफ अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी नहीं है। एलो मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्थी पर्सन एंड एग्जामाइन हिज ब्लड, ये भी नहीं है। एग्जामाइन द ब्लड ऑफ सम हेल्थी एंड सम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, कुछ हेल्थी का और कुछ नॉन हेल्थी पर्सनस का ब्लड आप टेस्ट करें, फिर इनको कंपेयर करें, उससे आप क्लियर पता चलेगा। तो इसमें सेकंड में डी आता है, ठीक है। थर्ड वन में हमारे पास व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रीडिंग द डेटा, ड्राइविंग कंक्लूजन, डिस्कसिंग विद साइंटिस्ट, सैम्पल कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला, ठीक है। दोबारा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट किए हैं उनको किस तरह एनालाइज करना है, तो स्टैटिस्टिकल फार्मूला को अप्लाई हम कर सकते हैं। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड अ लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया, वाई, जो लोग स्मोकी फायर वहाँ पर सोते हैं तो उनको मलेरिया का कम चांस होता है। इसकी वजह क्या है? स्मोक की किल प्लाज्मोडियम देयर ब्लड, ये गलत है। फायर इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी गलत है। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिफल्ट, ये तीसरा इस पर टिक है C1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, नीचे दिए गए चार में से एक ऐसा है जो हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। इट मस्ट बी कंसिस्ट विद ऑल अवेलेबल डेटा, it must be testable, it must be correct, it must make a deduction। C1 है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक हाइपोथेसिस ठीक होगा, हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में अगर हम चेक करें गलत है तो हम फिर दूसरा हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। सिक्स्थ वन में है डिडक्शन आर मेड फ्रॉम, सो इसमें हाइपोथेसिस है कि हम हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाते हैं, ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, नीचे दिए गए में से कौन सा हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। हाइपोथेसिस लॉजिकल होगा, ये भी ठीक है। ये पॉसिबल आंसर है, ये भी ठीक है। ये बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन है, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ देम है, ये तमाम चीज़ें एक हाइपोथेसिस के लिए ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा 8 हमारे पास हैं, द एक्चुअल आंसर टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज हाइपोथेसिस, इसमें भी हाइपोथेसिस है। जब हम साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए एक पॉसिबल आंसर ढूंढते हैं, वही उसका है एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। द एक्चुअल आंसर टू अ साइंटिफिक, एक हमारे पास एक पॉसिबल आंसर होता है और ये एक्चुअल आंसर है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है, D नंबर कंक्लूजन है। इसके बाद 9th वन है, विच मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग, इंसानों में कौन सा मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है। एनोपेलस मॉस्किटो जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। द लास्ट वन, फॉर द फर्स्ट टाइम हु फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, रोनाल्ड रोस, लेवेरन, A.F.A. किंग, मेंडल। तो ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था, आप वो कम्प्लीटली रीड करें, उसमें यहाँ पर इसका आंसर है, तो वहाँ से आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में लास्ट वन में होम असाइनमेंट आपके लिए ये होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, ठीक है। आपको लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल के दरमियान बुनियादी फ़र्क करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर, ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में जो है एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे।